भाग्य के कारक माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति अदृश्य होने वाले हैं। 7 तारीख के सुबह 7:34 का वो समय होगा जब ये अस्त अवस्था पे आ जाएंगे। 2 जून 2024 तक ये अस्त अवस्था में ही रहेंगे। क्या इनका ये अस्त अवस्था पर होना मीन राशि के लिए कोई खतरनाक संजोग है? क्या इनके जीवन में कोई विपत्ति का सामना करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि देवगुरु बृहस्पति अस्त हुए हैं। आप ऐसा समझिए, आप किसी ऐसे कक्ष में हैं, ऐसे रूम में हैं जहां पर मात्र 0 वाट का बल्ब जल रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अब करेंगे क्या? कोई काम यदि आपको उस रूम में करना है तो आप ध्यान से उस काम को ज़्यादा फोकस्ड ढंग से करने वाले हैं। बस यही होगा इस अस्त का प्रभाव। ऐसा नहीं कि ये ग्रह नहीं है भाई, तीसरे घर पर आए हैं और 1 मई को ही तो इनका आगमन हुआ है और ठीक 6 दिन बाद 7 तारीख को ये अस्त हो जा रहे हैं। तो कहीं से भी उन खुशियों में कोई कमी आने वाली नहीं है। भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि है, भाग्य यथावत रहेगा। बस इसका मतलब ये हो गया कि हमको ज़्यादा फोकस करके अपने कार्य को करने की आवश्यकता रहेगी। क्या रिजल्ट होगा, क्या बारीकियां होंगी, किन कार्य को नहीं करना है और क्या उपाय करना है, इन्हीं सभी बातों को लेकर के ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। ध्यान दीजिएगा, 1 मई को देवगुरु बृहस्पति ठीक तीसरे भाव पर आपके संचरण किए थे और ठीक दूसरे भाव पर आपके धन भाव पर सूर्य भी विद्यमान है। एक अकेले भगवान सूर्य नारायण ही ऐसे ग्रह बनते हैं जो सभी ग्रहों को अपनी रश्मियों के द्वारा, अपनी आभा के द्वारा उन्हें प्रकाशित करते हैं। और इस दरमियान जब कोई ग्रह सूर्य के कक्ष के बहुत निकट आ जाता है उस समय पर उन्हें अस्त अवस्था माना जाता है। इनके प्रत्येक ग्रहों के लिए अलग अलग डिग्रियां निर्धारित हैं। उसी प्रकार से आज गुरु की बात हो रही है, गुरु देवता अस्त हो रहे हैं, तो आज गुरु की डिग्री लगभग 1 डिग्री के आसपास देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं और वहीं पर 21 डिग्री की तरफ 7 तारीख को भगवान सूर्य नारायण चल रहे हैं, जिसके अंतराल यदि 21 से गिना जाए तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, क्योंकि 30 डिग्री का होता है। इस हिसाब से 9 डिग्री के अंतराल में है, 11 डिग्री के अंतराल में होना चाहिए, जिसके कारण कि ये अस्त अवस्था पर देवगुरु बृहस्पति आ गए। अब ये तो हो गया टेक्निकल पॉइंट। अब समझते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। कई जगह आपने देखा होगा कि अस्त के गुरु हो रहे हैं, अब तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भैया सीधी सी बात आप समझिएगा, इस समय पर न ही देवगुरु बृहस्पति कहीं जा रहे हैं और न ही कुछ विशेष विपरीत कंडीशन पे आ रहे हैं। मात्र इनकी आभा सूर्य के समक्ष कमजोर हो गई है, ये छुप गए हैं। जैसे एक 0 वाट का बल्ब जल रहा है और एक मरकरी लाइट जल रहा है, तो उस समय पर मरकरी लाइट के सामने पर क्या 0 वाट के एक बल्ब का कोई औचित्य रहेगा? क्या उसकी दृष्टियां, क्या उसका हमको देख पाएंगे? उसे हमें देखने पर वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो यथावत है। और इसी कारण से हमने कहा कि सूर्य के आहोश में आ गए हैं देवगुरु बृहस्पति, सूर्य के हृदय में आ गए हैं देवगुरु बृहस्पति। अब इसे और मजबूत स्थिति मानेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति अपना रिजल्ट सूर्य के संग मिलकर के देंगे। और वैसे भी आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति इस समय पर कृत्तिका नाम के नक्षत्र पर चल रहे हैं, जिनके स्वामी स्वयं भगवान सूर्य नारायण ही होते हैं। इस कारण से ये समय एक ऐसा समय होगा जिस समय पर आभा की प्रगति होगी। आभा अर्थात हमारे अंदर ज्ञान की प्रगति होगी। बस हमें ज़्यादा फोकस लगा करके अपने ज्ञान पर, अपने विवेक पर काबू रखते हुए किसी कार्य को करना है। जैसे कि तीसरे घर पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। अब इनका प्रभाव ये होगा, तीसरे घर आपके स्वयं के पराक्रम के भाव पर है। आपके पराक्रम एक सौम्यता से परिपूर्ण आपके पराक्रम होने वाले हैं। अब यही नहीं, इनकी जो दृष्टि है वो भाग्य की दृष्टि है और सीधे भाग्य भाव पर जा रही है, सप्तम दृष्टि। तो भाग्य उन्नति के लिए हमें ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि फोकस्ड रहने की आवश्यकता है। हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, अपने जो उच्चाधिकारी हैं उन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन पर हमें ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और विशेष तो ये समझिए कि सूर्य का प्रकाश इस समय पर आपको मिला हुआ है, अर्थात ये एक समय ऐसा होगा जिस समय पर मेरे अंदर आत्मज्ञान की वृद्धि होगी। कॉम्बिनेशन जमाइएगा, सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक हैं। तो क्या होगा, इस समय पर आत्मज्ञान की वृद्धि होगी, अंदर से कोई ज्ञान उत्पन्न होगा और जिसके माध्यम से मैं अपने भाग्य को, अपने तकदीर को पलट सकता हूं। इतना स्पेशल ये समय हो सकता है आपके लिए। अब यहीं से देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि जा रही है जो सीधे आपके इनकम, आपके लाभ भाव पर जा रही है। तो अब उसी लाभ में सूर्य का प्रकाश भी सम्मिलित हो गया। अब हमें वहां पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। दूसरे तरफ से भगवान सूर्य का साथ भी मेरे
इनकम पर मिल गया। आपके छठे के स्वामी हैं भगवान सूर्य, मतलब नौकरी से जुड़े हुए कोई इनकम प्राप्त हो सकते हैं। आपके मेहनत, जो आप मेहनत का काम करते हैं, उस मेहनत से आपको प्रतिफल मिल सकता है। ये एक ऐसा समय होगा जो मेरे कैरियर में मुझे इनकम, मेरा लाभ निकाल कर देगा। कुल मिलाकर के ये इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो मेरी इच्छाओं की पूर्ति इस समय पर सबसे ज़्यादा मजबूती से देखने को मिलेगी। कहीं से भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और न ही आपको परेशान होने की आवश्यकता है कि देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, भाई अब हमारा भाग्य ही अस्त हो गया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये देवगुरु बृहस्पति यथावत है, बल्कि इनके अंदर और वो प्रॉमिस आ गया कि भाई सूर्य का प्रकाश भी मिल गया। भगवान सूर्य आपके योग कारक हैं और इस समय पर आत्मज्ञान की वृद्धि और भाग्य उन्नति के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते हुए अपने उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको कहा आपको कि एक अंधेरे कमरे में है, आपको फोकस, आपको ध्यान ज़्यादा लगाना होगा किसी कार्य के लिए। अब कौन से कार्य वर्जित माने गए हैं इस देवगुरु बृहस्पति के अस्त अवस्था में? देखिए, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं सब देवगुरु बृहस्पति ही उसे संचालित करते हैं, क्योंकि एक सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बता दें कि अभी वर्तमान में शुक्र देव भी अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं। इसे ही तारा डूबना कहा जाता है। आपने सुना होगा ना, तारा डूबना, गुरु डूब गए, शुक्र डूब गए। तो डूबने का मतलब यही अस्त हो गया, जिसके कारण से किसी भी मांगलिक कार्य में एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। भाई जो जिस चीज़ के कारक हैं, यदि वही कारक कार्य हम करने लगे, उसके बाद भी ये अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं और वही मांगलिक कार्य हम करने लगे, तो कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है जब गुरु और शुक्र ये दोनों अस्त अवस्था में रहें तो विवाह, मांगलिक कार्य, कोई नवीन कार्य, भूमि की रजिस्ट्री करना या गृह प्रवेश करना या कोई मुंडन, उपनयन, ये सब काम नहीं करने चाहिए, वर्जित माना गया है। और देखा जाए तो 7 जून तक भी हमारे शुक्राचार्य जी महाराज भी अस्त अवस्था में रहेंगे। तो उस समय तक आपने देखा होगा कि इसी कारण से शादी ब्याह का कोई भी यहाँ पर मुहूर्त निकल के सामने नहीं आएगा। तो ये है इनका प्रभाव। अब भाई कैसे इस अस्त अवस्था में भी हम लाभ के बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति का भाई स्थान कहाँ है? हमें ढूंढना है देवगुरु बृहस्पति को। वो दृश्य अदृश्य हो गए, हमें उसे दृश्य में लाना है। तो सिंपल सा है, देवगुरु बृहस्पति साधु संत ब्राह्मणों में इनका निवास होता है। हमारे घर के बड़े बुजुर्गों में इनका निवास होता है गुरु का। घर के मंदिर में होता है, बाहर के मंदिर में होता है। कोशिश कीजिए कि मंदिर में जाकर के, कहीं बाहर आसपास के, आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, वहां जाकर के माथा टेक करके भगवान से आप विनय कीजिए, प्रार्थना कीजिए। वहां देवगुरु बृहस्पति के स्थान पर पहुंचकर, अर्थात मंदिर पर पहुंचकर, आप इस देवगुरु बृहस्पति को मजबूत ही नहीं, एक ऐसे बलवान अवस्था में ले जा सकते हैं कि इसी अस्त अवस्था में ही कोई बड़े परिणाम निकल करके सामने आ सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।